और लियान का केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, इसलिए होंशा को इन्वेस्टिगेशन के लिए वहीं रुकना पड़ा। 13,000 भी रुकना चाहता था। उसके दिल पर जो गुजरी थी उससे अभी तक निकल नहीं पा रहा था, लेकिन हर्ट रेलिक का मामला डिले नहीं हो सकता था। इसलिए लोरेन बाकी लोगों ने फैसला किया कि रेलिक के साथ पहले लिक्शी वापस जाते हैं। रवाना होने से पहले जामा ने लोरेन को एक छोटा सा पाउच दिया। उसने कहा कि उसकी माँ समझ गई थी कि लोरेन के दिल में कोई बात दबी हुई है और वो चाहती थी कि वो उस बात को छोड़कर हिम्मत से अपनी पसंद के इंसान का पीछा करे। 13,000 एक लाल सेब लेकर चट्टान के पास गया वाइल्ड मैन को याद करने के लिए। होंशा ने छोटे सफेद फूलों का गुलदस्ता बनाया। 13,000 ने उसे कहा कि अगर उसे अपने दादा की याद आए तो बस रो लेना, दिल हल्का हो जाता है। कैंडल को देखकर 13,000 भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना सका। मुदे ने पाउच को देखा। उसके अंदर ब्रेसलेट था जो जामा की माँ ने बुना था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले मुदे को दिया गया था। मुदे ने लोरेन को बताया कि ये रोमांटिक फेट के लिए होता है। रास्ते में थोड़ा रेस्ट लेते हुए लोरेन ने आखिर हिम्मत करके मुदे से अपने दिल की बात कह दी। मुदे ने खुद ब्रेसलेट उसके हाथ पर पहनाया और दोनों ने एक हग किया। मुदे की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जब हर्ट रेलिक को वाटर टैंक में डाला गया तो उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहा। लोरेन को यकीन हो गया कि उनका पहले का अंदाजा ठीक था। अभी एक और वाइल्ड मैन और एक और एम्बर का हिस्सा बाकी है। जो एम्बर उनके पास था वो कंप्लीट नहीं था। स्पिरिचुअल मीडियम की रिसर्च भी इसी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन असल में कितने हर्ट रेलिक हैं इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। उधर अंकल जांग ने जैसे ही सुना कि यनहुआ वापस आ गया है उसे बुलाकर अच्छी खासी क्लास ले ली। साथ ही अंकल जेंग ने भी लोरेन को सुनाया, जबकि मुदे ऊपर बैठकर मेलन सीड्स खाते हुए सब कुछ एंजॉय कर रही थी। जब लोरेन को पता चला कि लियांशु ने पिंगटिंग का ख्याल रखा है तो उसने अंकल जेंग को साफ कह दिया कि लियांशु से ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। होंशा को घर छोड़ने के बाद 13,000 ने फ्यूनरल की सारी प्रिपरेशंस की लिस्ट बना ली। इसी दौरान एक डेट कलेक्टर आ गया। होंशा ने गुस्से में लड़ने का मूड बना लिया, लेकिन 13,000 ने फौरन उसे रोक लिया। जब पूरा मामला समझा तो पता चला कि घर जो पहले ही गिरवी रखा गया था वो कर्जा कवर नहीं कर रहा। अभी भी 1.2 मिलियन बाकी था। होंशा ने फौरन कहा कि वो बाकी पैसा खुद चुका देगी। 13,000 ने उसे तसल्ली दी कि वो अकेली नहीं है, सब दोस्त उसके साथ हैं। रेस्टोरेंट का रेनोवेशन चल रहा था और अंकल जेंग ने पेंटिंग की देखभाल लियांशु के हवाले कर दी। लोरेन ने सीधी बात की और लियांशु से पूछा कि उसकी असल नीयत क्या है। लियांशु ने कहा कि वो बस अच्छा बनना चाहता है। लोरेन का उस पर भरोसा कम देखकर मुदे ने कहा कि वो खुद ज्यादा वक्त पेंटिंग के साथ रहेगी और रेस्टोरेंट के कामों पर भी नजर रखेगी। एक दिन मुदे लियांशु के साथ वॉलपेपर देखने गई, जब अचानक पेंटिंग खड़ी हुई और बोली, सिस्टर गो अपस्टेयर्स। फिर उसने श्श का इशारा भी किया। इसी वक्त जामा का फोन आया। उसने बताया कि जो मरा था वो वाइल्ड मैन नहीं बल्कि एक ऐप था और जो मूनलाइट माउंटेन्स का गायब गांव था उसके बारे में भी उसने सुना कि 20 साल पहले एक औरत पर वाइल्ड मैन ने हमला किया था और अफवाह ये थी कि उसने आधा वाइल्ड बेबी पैदा किया। उस औरत का शौहर मना करता रहा, लेकिन आखिर वो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चली गई और कभी वापस नहीं आई। इसी बीच पेंटिंग पूरा दिन सिस्टर गो अपस्टेयर्स रिपीट करती रही। लोरेन ने सर्विलियंस चेक की और देखा कि जब भी लियांशु हर्ट रेलिक के रूम के पास आती है रेलिक एबनॉर्मल रिएक्ट करता। लोरेन ने फौरन 13,000 और यनहुआ को फोन किया कि मुदे को ढूंढने, लेकिन तब तक मुदे को बेहोश करके लियांशु ले जा चुकी थी। पुलिस को इन्वॉल्व करना मुमकिन नहीं था, इसलिए लोरेन ने एक एक कैमरे की फुटेज खुद देखना शुरू की। उधर लियांशु ने मुदे को बांध दिया और अपनी गर्दन में लटका हुआ एम्बर का टुकड़ा उसे दिखाया। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसे अपनी माँ से शिद्दत से नफरत थी, क्योंकि उसकी माँ ने लोगों की बातों की परवाह किए बगैर पहाड़ों का रुख किया वाइल्ड मैन की देखभाल के लिए और उसे और उसके बाप को अकेला छोड़ दिया।
बाद में उसके बाप ने वाइल्ड मैन को मार दिया, लेकिन फिर भी उसकी माँ बिना सोचे समझे दोबारा पहाड़ों में चली गई। काफी अरसे बाद जब वो माँ वापस आई तो सिर्फ एक चीज छोड़ गई, एम्बर का एक टुकड़ा। लोरेन को लियांशु की कार मिल गई और तीनों ने अलग अलग होकर मूदे को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उन्हें लियांशु जमीन पर बैठी हुई मिली, बुरी तरह जख्मी हालत में। लोरेन ने यनहुआ को कहा कि एम्बर लेकर वापस जाओ, जबकि वो और 13,000 मूदे की तलाश जारी रखते हैं। लियांशु ने बताया कि जब उसकी पहली मुलाकात लोरेन से हुई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जो उसे डरा देता था। बाद में जब वो उसके दोस्तों से मिली तो वही फीलिंग दोबारा आई। उसने खुद ही अंकल जेंग और बाकी लोगों से दोस्ती बढ़ाई और पता नहीं कैसे वो सेकंड फ्लोर के उस रूम की तरफ खींचती चली गई। फिर उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, मूदे को लटका देने का। लियांशु ने डर के साथ बताया कि जब उसने मूदे को लटकाया तो मूदे अचानक बदल गई, रस्सी तोड़ दी और उस पर हमला कर दिया। जब हर्ट रेलिक मर्ज हुआ तो वाटर इमेज दोबारा नजर आई, वही प्लेन कोर्टयार्ड जो कभी जला दिया गया था। 13,000 ने कहा कि उसने घर के अंदर बहुत सी पेंटिंग्स देखी थी, जिनमें लियांशु की माँ, लियांशु और छोटा वाइल्ड मैन साथ खेलते हुए दिखाए गए थे। लियांशु ने बताया कि पेंटिंग उसे ही सिखाई थी और जब तक वो फ्रेंडली एक्ट करती रहती तभी उसकी माँ उसे वाइल्ड चाइल्ड के साथ अकेले खेलने देती थी। बाद में लियांशु ने जहर खाने का ड्रामा किया ताकि छोटा वाइल्ड मैन उसे गांव ले जाए। जैसे ही वो अंदर गई, उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और गांव वालों ने वाइल्ड चाइल्ड को भगा दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी 13,000 के साथ हुआ था। ये सुनकर 13,000 इमोशनली टूट गया। उसने लियांशु का हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम इतनी अच्छी माँ और भाई डिजर्व ही नहीं करती। उधर लोरेन मूदे को पागलपन में ढूंढता रहा और इसी दौरान उसका भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। जमीन पर मूदे का कैट हेयर टाई पड़ा हुआ था। इमरजेंसी से निकलने के बाद मूदे को आईसीयू ले जाया गया। होश में आने के बाद उसने हॉस्पिटल से खुद ही डिस्चार्ज ले ली। लोरेन ने फौरन 13,000 को फोन किया। उसने बताया कि अंकल झांग ने एक नोट छोड़ा है कि वो और लैंडलेडी ट्रिप पर जा रहे हैं। बाद में लोरेन हुआचेंग के एक साइकोलॉजिकल क्लिनिक में हो जीहोंग से मिला। जीहोंग ने बताया कि जब मूदे 15 साल की थी तो एक दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शेन वेन के साथ स्कूल से भागकर मूवी देखने गई। रास्ते में उनका सामना कुछ बदमाश लड़कों से हो गया। आखिरकार हो जीहोंग और शेन वेन की माँ ने शेन वेन की लाश एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास ढूंढी और मूदे बिल्डिंग से गिर चुकी थी और बेहोश थी। कल्प्रिट्स को सजा मिल गई, लेकिन शेन वेन का खानदान नहीं माना। उन्होंने हर चीज का जिम्मेदार मूदे को ठहरा दिया क्योंकि मूदे के सर पर चोट लगी थी, उसकी यादें क्लियर नहीं थी और वो अपना बचाव भी नहीं कर सकी। बाद में जीहोंग और मूदे शहर छोड़कर चले गए और 8 साल तक इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टर्स ने कहा कि मूदे का केस नॉर्मल नहीं है, इसलिए जीहोंग ने उसके रूम में सर्विलियंस कैमरा लगवा दिए। लोरेन ने फुटेज देखी जहां मूदे कभी बिल्कुल अलग बन जाती थी, फिर नॉर्मल हो जाती थी। डॉक्टर ने समझाया कि ये मल्टीपल पर्सनैलिटी नहीं बल्कि ट्रॉमा की वजह से पर्सनैलिटी स्प्लिट है। सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने के लिए वाइट मूदे रोजमर्रा की जिंदगी में रहती थी, लेकिन जब भी उसका जिस्म एक्सट्रीम डेंजर या पेन फेस करता तो ब्लैक मूदे जाग जाती सिर्फ सर्वाइवल के लिए। अब ब्लैक मूदे वापस आ चुकी थी। इसी बीच यनहवा को फिर से विजन्स आने लगे। एक डार्क रेड केव जहां खून जैसे धागे लटक रहे थे। 13,000 से बात करके उन्होंने ये सब लोरेन को बता दिया। ब्लैक मूदे के पास व्हाइट मूदे की सारी यादें होती हैं, लेकिन फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं। सब तैयारी के बाद लोरेन मूदे से मिलने गया। इस दफा मूदे बिल्कुल कोल्ड थी। अब कंफर्ट देने वाला लोरेन खुद बन गया। उसने कहा कि मूवी देखना और शॉर्टकट लेना तुम्हारा आइडिया नहीं था। तुमने भागते हुए शेन वेन को कवर किया।
और वो तुम्हें बचाने वापस आई, इसीलिए उसकी जान चली गई। लेकिन मूदे ने इस बात से सीधा इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने जानबूझकर उन बदमाशों को प्रोवोक किया था। व्हाइट मूदे को शायद सब याद ना हो, लेकिन ब्लैक मूदे को सब कुछ याद है। ये सुनकर लोरेन हिल गया। ब्लैक मूदे सिर्फ उस वाक्य के बाद ही पैदा नहीं हुई थी। ब्लैक मूदे ने लोरेन की साथ फेस करेंगे वाली बातों का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि तुम खुद भी सीक्रेट से भरे हो। तुम्हें पहले ही कुछ गलत लग रहा था, लेकिन तुमने इग्नोर करना बेहतर समझा। फिर उसकी नज़र लोरेन के ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने ठंडे लहजे में कहा कि उसने अपना ब्रेसलेट कब कब फेंक दिया है। व्हाइट मूदे कभी वापस नहीं आएगी और अब वो अकेली ही काफी स्ट्रॉन्ग है। हो जे होंग को मूदे को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ।